हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करने जा रहे हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करते हैं तो यह है जजमेंटल मेथड। इसको हम डेलिबरेट सैम्पलिंग भी हम इसे कह सकते हैं। डेलिबरेट का मतलब जो अपनी मर्जी से वॉलंटरली, इट मीन्स कि जो हमारे अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट किया जाए। सो जजमेंट oblique deliberate sampling is that method in which investigator himself makes the choice of the sample item which in his opinion are best representative of the universe. It means कि जैसे यहाँ पे बोला हुआ है जजमेंट, यानी यहाँ पे जजमेंट लिया जा रहा है बाय द इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद जजमेंट लिया जा रहा है कि वो कौन सी आइटम्स एज अ सैंपल सेलेक्ट करे ताकि वो उस पर फर्दर डाटा को प्रोसेस कर पाए या फर्दर डाटा को इन्वेस्टिगेट कर पाए। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है वो वही यूनिट्स एज अ सैंपल सेलेक्ट करेगा जो कि बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन। यानी इट मीन्स कि उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को या पॉपुलेशन को या जिस भी फील्ड पे या जिस भी डाटा पे वो काम कर रहा है इन्वेस्टिगेटर, वो अगर आइटम बेस्ट रिप्रेजेंट करता है तो वो उसी आइटम को एज अ सैंपल सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटा सैम्पलिंग की। तो कोटा का मतलब भी होता है क्या कि जहाँ पे हम ग्रुप्स की या क्लासेस की हम बात करते हैं। ओके, तो पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। इट मीन्स कि डाटा के फीचर्स के अकॉर्डिंग, डाटा के क्वालिटी के अकॉर्डिंग जब हम डाटा को क्लासेस में या ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ये से आपको ये स्ट्रेटा की तरह लग रहा होगा बट ये स्ट्रेटा नहीं है। तो कोटा का मतलब भी होता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डाटा को हम कोटा वाइज, इट मीन्स कि ग्रुप में या क्लास में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट क्वालिटीज या फीचर्स। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे एग्जांपल है 100 स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, जिसमें से हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया 50 बॉयज़ और 50 गर्ल्स में, दो पार्ट्स में हमने इसे सेग्रीगेट कर दिया। अब हमने क्या किया, ये 50 बॉयज़ का हमने 20% और 40, 30, 10%, इट मीन्स कि हमने इसको परसेंट में सेग्रीगेट किया। और मैंने बोला कि इसमें 50 बॉयज़ में से जो 20% बॉयज़ हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है या पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ हैं या वो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं। 40% जो है वो अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर रहे हैं। 30% जो है वो 12th स्टैंडर्ड में है एंड 10% जो है वो 10th या मैट्रिक लेवल एग्ज़ाम दे रहे हैं या 10th क्लास में है। ओके, सेम अगर हम 50 गर्ल्स की बात करें तो सेम कोटा में भी फिक्स फॉर गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए भी यही कोटा फिक्स किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 50 बॉयज़ एज अ डाटा है हमारे पास, या एज अ यूनिवर्स है, या एज अ पॉपुलेशन है, ओके, या टोटल ऑफ डाटा है, तो हमने इसको क्या कर लिया, सेग्रीगेट कर लिया। यानी हमने इसका कोटा फिक्स कर दिया 20%, 40, 30, 100, पीजी, यूजी, 12th और 10th स्टैंडर्ड का अलग अलग हमने क्या कर दिया, कोटा फिक्स कर दिया या इनके क्लासेस बना दी। ऐसे हम गर्ल्स का कोटा फिक्स कर देंगे। तो ये जो सैम्पलिंग कहलाती है वो क्या कहलाती है, कोटा सैम्पलिंग कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। देखिए फ्रेंड्स, कन्वीनियंस सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच ए मैनर दैट सूट हिज कन्वीनियंस। यहाँ पे भी वो सेम जजमेंट सैम्पलिंग की तरह ही बात कर रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटर को कन्वीनियंट सूट करता है, जो यूनिट इन्वेस्टिगेटर को कन्वीनियंट सूट करेगी वो एज अ सैंपल उसी को सेलेक्ट करेगा। ओके, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जितनी भी सैम्पलिंग होती है ये क्या होती है, ये बायस्ड होती है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, बायस्ड यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो उसे सूट कर रही है, जो उसके लिए कन्वीनियंट इन्वेस्टिगेटर के लिए, वो उसी को एज अ सैंपल सेलेक्ट कर रहा है, ना कि रैंडमली कर रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे अगर टॉप 100 बेस्ट लीडर्स की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए इंडिया में, तो यहाँ पे क्या कर रहा है इन्वेस्टिगेटर, अब क्या कर रहा है वो ऐसा तो नहीं हर एक न्यूज़ चैनल पे जाके विजिट करता रहेगा कि मुझे
सभी लीडर्स का नाम बताइए, और मुझे 100 बेस्ट लीडर्स की लिस्ट बनानी है जो कि मोस्ट पावरफुल है या जो प्रेस्टिजियस है, जिनकी सोसाइटी में अच्छी इमेज है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमें किसी दूसरे से ना पूछ करके यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है, इलेक्शन डिपार्टमेंट से ही क्या कर रहा है, वो डाटा कलेक्ट कर रहा है। यानी उसने डायरेक्टली इलेक्शन डिपार्टमेंट से ही जाके पूछ लिया कि आप मुझे बताइए कि मुझे 100 बेस्ट लीडर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिनकी इमेज क्या है, जिनकी पॉजिटिव इमेज है, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो इलेक्शन डिपार्टमेंट के पास भी हर एक लीडर के कैरेक्टर का क्या होता है, डाटा अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे टॉप 100 बेस्ट लीडर्स इन्फॉर्मेशन आर गैदर्ड फ्रॉम इलेक्शन डिपार्टमेंट विच इज़ कन्वीनियंट अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेटर, जो कि इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग क्या है, कन्वीनियंट है, ईजी है इलेक्शन डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करना। ओके, फॉर लीडर्स। अब हम बात करते हैं यूज इन फॉलोइंग केसेस, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो व्हेन यूनिवर्स इज नॉट डिफाइंड, इट मीन्स कि जहाँ पे यूनिवर्स या पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, डिफाइन ही नहीं किया गया। इट मीन्स कि हम मान लो किसी क्राइम की बात करते हैं, किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वहाँ पे हमें यही नहीं पता कि हमें कितना ह्यूज डाटा, यानी हमें डाटा या इन्फॉर्मेशन कहाँ तक कलेक्ट करने पड़ेंगे फाइनली कंक्लूजन पे पहुँचने के लिए। तो वहाँ पे यूनिवर्स ही डिफाइन नहीं है। इट मीन्स कि वहाँ पे आपका एरिया इतना बड़ा है कि आपको जैसे जैसे आपको लिंक मिलते जाएंगे वैसे वैसे आप फर्दर उसे फॉलो करते जाएंगे और आगे आगे डाटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएंगे। सेकंड है सैम्पलिंग यूनिट इज़ नॉट क्लियर। इट मीन्स कि क्या है कि जो आप एज ए यूनिट, एज अ सैम्पल जिस भी यूनिट को आपने सेलेक्ट किया है वो क्लियर नहीं है। ओके, क्लियर इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि जो मैंने एज ए यूनिट सैम्पल जो सिलेक्ट किया है उससे मुझे ऑथेंटिक डाटा क्लियर नहीं होगा, इसलिए जो उसको कन्वीनियंट सूट करता है इन्वेस्टिगेटर को, वो उसे ही क्या करता है, सिलेक्ट करता है। थर्ड हम बात करते हैं व्हेन कंप्लीट लिस्ट ऑफ सोर्स इज नॉट अवेलेबल। इट मीन्स कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर के पास कंप्लीट लिस्ट ऑफ सोर्स अवेलेबल नहीं है। ओके, यानी यहाँ पे उसके पास सोर्सेज, यानी उसके पास साधन नहीं है कि वो हर जगह से डाटा को क्या कर सके, कलेक्ट कर सके, इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और वो लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से ही क्या करता है, आगे फर्दर डाटा के प्रोसेस को फॉलो करता है। इसलिए यहाँ पे कन्वीनियंट सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपने अकॉर्डिंग, यानी जो उसे सूट करता है उसी यूनिट को एज अ सैंपल सेलेक्ट करके फर्दर उस पर आगे काम करता है, डाटा गैदर करता है और फाइनली किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लास्ट जो है हमारा वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। देखिए इसका नाम है स्नोबॉल। इट मीन्स दिस इज द बॉल ऑफ स्नो। यह एक बर्फ का गोला इसे कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बर्फ का गोला कैसे बनता है। देखिए, सिलेक्शन ऑफ एडिशनल रिस्पोंडेंट इज बेस्ड ऑन दी रेफरल फ्रॉम इनिशियल रिस्पोंडेंट। वन पर्सन रेफर टू अदर पर्सन। इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि आपने मान लो ये जो मैंने फिगर बना रखी है, आपने इसको एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिया। ओके, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, इसने रेफरेंस इसका दिया और इसने रेफरेंस इसका दिया। इट मीन्स वन पर्सन रेफर टू अदर पर्सन। यहाँ पे एक पर्सन जो है वो दूसरे को रेफर करता है और दूसरा तीसरे को करता है, तीसरा चौथे को करता है। ओके, तो यहाँ लिखा है कि सिलेक्शन ऑफ एडिशनल रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का मतलब इन्फॉर्मेंट से होता है, जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है या जिसे हमें इन्फॉर्मेशन, जिससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या करा, एडिशनल रिस्पोंडेंट, यानी मान लो एक ये रिस्पोंडेंट है, इससे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये रेफरेंस किसका दे रहा है, सेकंड पार्टी का, और ये थर्ड पार्टी का भी रेफरेंस दे रहा है। ओके, तो कह रहा है कि सिलेक्शन ऑफ एडिशनल रिस्पोंडेंट इज बेस्ड ऑन द रेफरल फ्रॉम इनिशियल रिस्पोंडेंट।
यानी वो बेस किस पे करता है, इनिशियल रिस्पोंडेंट पे। यानी ये जो रिस्पोंडेंट है, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले जो पर्सन्स है, ये किस पे बेस है, फर्स्ट वाले पे। ओके, तो ऐसे ही क्या होता है, जो फर्दर रिस्पोंडेंट होते हैं, ये अपने पीछे वाले रिस्पोंडेंट पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। क्योंकि ये अगर रेफरेंस देगा तभी तो हम इसके पास पहुंचेंगे, सेकंड पर्सन के पास या थर्ड पर्सन के पास। ऐसे ही आगे ग्राफ बनाया गया है कि सेकंड जो है रेफरेंस देता है, ये फिर से किसी का फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेफरेंस देता है, फिर ये रेफरेंस देते हैं इनका, फिर ये इसका, और ऐसे ही ये एक तरह की बॉल बन जाती है, स्नो बॉल, जिसका हमने नाम दिया स्नो बॉल सैम्पलिंग। तो स्नो बॉल सैम्पलिंग इज बेसिकली डिपेंड फ्रॉम इनिशियल रिस्पोंडेंट। वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, अपने इनिशियल रिस्पोंडेंट, यानी अपने से पीछे वाले पे। ये देखिए ये तीनों है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, अपने से पीछे वाले पे। यानी इसने क्या करा, इन तीनों का रेफरेंस दिया। तो ये तीनों किस पे डिपेंड करते हैं, अपने से पीछे वाले पे। तो ये पीछे वाला क्या कहलाएगा, इनिशियल रिस्पोंडेंट, यानी जो स्टार्टिंग के जो रिस्पोंडेंट है उस पर डिपेंड करते हैं आगे के रिस्पोंडेंट, यानी आगे इन्फॉर्मेशन देने वाले। सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, इसने इसकी इन्फॉर्मेशन दी, इसने सबकी इन्फॉर्मेशन दी, ऐसे करते करते एक बॉल बन गई। तो डैट इज नोन एज स्नोबॉल सैम्पलिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।